कैसे हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी हूँ। आप सभी स्टूडेंट्स को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि पर्व तो कल समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी कल इसमें हम लोग वीडियोस को नहीं शूट कर पाए। तो चलिए ठीक है, कल ना सही आज ही सही। आज मैं आप लोगों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ वाले शशि सर पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए NCERT का एक्सरसाइज 3.1 लेकर के आया हूँ। आज मैं इस एक्सरसाइज का पूरा क्वेश्चन करूँगा, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, बिना स्किप किए हर एक क्वेश्चन को देखेंगे। आज मैं आप लोगों को ये सारा क्वेश्चनों का सलूशन आप लोग के सामने मैं करने जा रहा हूँ। क्लियर है? तो चलिए ठीक है, आज मैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मैट्रिक्स को देखता हूँ। यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है जो कि ए से इंडिकेट किया गया। आप लोग को पहले भी बोले थे कि मैट्रिक्स जो हमारा होता है वो किसी भी प्रकार के कैपिटल अल्फाबेट से इंडिकेट किया जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर ए बराबर एक मैट्रिक्स हमको यहाँ पर दे दिया है दोस्तों। कहता है कि ए बराबर एक मैट्रिक्स के लिए ज्ञात कीजिए, यानी कि ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया है और इसमें हमको बहुत सारे चीजों को कह रहा है कि निकाल के आपको बताना है। क्लियर ना है? तो सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कहता है कि आव्यूह की कोटि ज्ञात करें। आप लोगों को हम बताए थे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, तो हम ये आप लोगों को बताए थे पिछली वीडियोस में कि सबसे पहले आप देखोगे कि मेरा जो मैट्रिक्स ए है, आखिरकार इसमें कितने रो की संख्या और कितने कॉलम की संख्या है। यानी कि हम यहाँ पर अगर देखें तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि मेरा सबसे फर्स्ट रो है R1, इसे कह सकते हैं। ये दूसरा रो को हम R2 कह सकते हैं। ये तीसरा रो को हम R3 कह सकते हैं। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो संख्याएं इस प्रकार से लिखी जाती इसे हम लोग रो कहते हैं, और जो संख्याएं इस प्रकार से आपका लिखा हुआ मिलेगा उसे हम लोग कॉलम कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मेरे पास C1 है पहला कॉलम, C2 दूसरा कॉलम, C3 तीसरा कॉलम और C4 चौथा कॉलम। क्लियर है? तो जब इतना आपको पता चल गया तब हम इन सारे प्रश्नों का जवाब आसानी ढंग से दे सकते हैं दोस्तों। तो चलिए ठीक है, हम सबसे पहले सॉल्यूशन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का ही करते हैं। प्रश्न आपका कह रहा था कि आव्यूह की कोटि ज्ञात करें। कोटि का मतलब होता है कि नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। क्लियर ना है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास इस मैट्रिक्स में रो की संख्या आखिरकार कितनी है। तो रो की संख्या आप देख रहे हैं 3 है, और कॉलम की संख्या कितनी है, तो कॉलम की संख्या आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 4, यानी कि 4 है। तो हम यहाँ पर दोस्तों कह सकते हैं कि मेरे पास ये मैट्रिक्स का कोटि है, और जितने भी मैट्रिक्स होते हैं सभी मैट्रिक्स का कोटि इसी प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, तो मेरा सबसे पहला नंबर जवाब हो जाएगा कि आपका जो यहाँ पर आंसर होने वाला है, यानी कि आव्यूह की जो कोटि है वो 3 क्रॉस 4 हो जाएगी। यही मेरा आंसर है। क्या आप लोगों को समझ में आ गया? चलिए आगे हम देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को। प्रश्न आपका कहा जा रहा है कि आपको क्या करना है, अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है। अवयवों की संख्या का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह के अवयवों की संख्या कितनी है, तो आपको हम बताए थे कि कोटि के गुणनफल को ही आव्यूह की संख्या कहते हैं दोस्तों। तो अगर मेरे पास मैट्रिक्स 3 क्रॉस 4 कोटि का है, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि अवयवों की संख्या जो मेरे पास होगा वो 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्लियर है? या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप यहाँ पर काउंट कर लो कि इसके अंदर में कुल कितने अवयव हैं, तो काउंट करके देखेंगे तो 1 2 3 4 4 4 8 4 12, यानी कि टोटल मेरे पास 12 अवयव मौजूद हैं। हम ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर देख सकते हो कि अवयवों की संख्या कितनी है, तो 12। क्लियर है? अब हमारा तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, आप लोग ढंग से देखोगे दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया गया है कि अवयव, यानी कि मेरे पास ये जो मैट्रिक्स है इसमें कह रहा है कि अवयव A13 का वैल्यू, A21 का वैल्यू, A33 का वैल्यू, A24 का वैल्यू, A23 का वैल्यू। तो हम लोग ये बात को आप लोगों को बताए थे कि हमारे पास जो अवयव होते हैं, याद कीजिएगा आप लोग, हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स के जो अवयव होते हैं उसे हम लोग स्मॉल aij से इंडिकेट करते हैं। क्लियर है? यहाँ पर आपको बताया गया था कि आई जो होता है क्या होता है, रो की स्थिति। ये मेरा जो है रो की स्थिति है, पोजीशन ऑफ रो, और जो आपका जे है इसे हम लोग कहते हैं कॉलम। कॉलम की स्थिति, पोजीशन ऑफ कॉलम, यानी कॉलम कैमा कॉलम है कैमा रो है।
तो अगर आपसे यहाँ पर कोई कहे कि तीसरा नंबर क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन कीजिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं A13, इसका मतलब आपको क्या दिखाई दे रहा है, रो की संख्या कितनी, तो 1, कॉलम की संख्या कितनी, तो 3। तो आप इस मैट्रिक्स में देखेंगे कि मेरे पास सबसे पहला जो रो है, वो पहला रो तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पहला रो में इतने सारे डिजिट हैं 2, 5, 19, -7, लेकिन पहला रो में भी कर रहा है तीसरा कॉलम। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कॉलम जो है वो 3 दिया गया है, तो कॉलम जब 3 दिया गया है तो आप देख सकते हो कॉलम जब देखने का बारी आ गया तो आप देखोगे पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तो यानी कि तीसरा कॉलम और पहला रो में आप देख रहे हैं 19 है। ये 19 जो है आपका फर्स्ट रो में स्थित है और थर्ड कॉलम में स्थित है, तो आप यहाँ पर जवाब दे सकते हो कि मेरा जो आंसर होगा वो 19 होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्लियर है। आगे हम बढ़ते हैं A21 का मतलब हो गया कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें दूसरा रो पहला कॉलम में कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो आप दो लोग देखेंगे कि दूसरा रो की स्थिति जो है वो सेकेंड है, यानी कि दूसरा रो आपका ये पूरा दिख रहा है, चारों का चारों डिजिट, ये दूसरा रो है, और एक जो आपका दिखाई दे रहा है ये कॉलम की स्थिति है, तो आपका ये पहला कॉलम है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 35 जो आपका दिखाई दे रहा है ये A21 के पोजीशन पर आपका हो चुका है, क्लियर है। आगे मेरे पास कहता है A33 क्या हो सकता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीसरा रो और तीसरा कॉलम, ठीक है। तो तीसरा रो क्या है, तो तीसरा रो आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये तीसरा रो है और ये तीसरा कॉलम है, यानी कि -5 को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा -5। आगे आप लोग देखेंगे कि आखिरकार A24 का वैल्यू क्या होगा। A24 का मतलब हो गया सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। तो बताइए कि सेकेंड रो मेरे पास ये पूरा का पूरा सेकेंड रो में है और चौथा कॉलम, यहाँ पर कॉलम का जो पोजीशन है वो चौथा है, तो यहाँ पर दूसरा रो चौथा कॉलम, यानी कि आपका यहाँ पर आंसर 12 होने वाला है कि दूसरा रो में कौन है, चौथा कॉलम में कौन है, तो यहाँ पर आप आंसर दे सकते हो कि इसका आंसर जो है आपका है 12 हो जाएगा। एक और इसमें बच गया है आपका, कितना है A23, तो A23 का मतलब हो गया कि दूसरा रो तीसरा कॉलम में कौन है। तो आप सही से देखिएगा तो दूसरा रो में इतने सारे डिजिट हैं, लेकिन दूसरे कॉलम के साथ साथ कर रहा है कि तीसरा रो भी आपको देखना है, तो तीसरा रो को यहाँ पर देखते हैं तो 5/2 जो है दूसरा रो और तीसरा कॉलम में स्थित है, तो आप यहाँ पर जवाब दे सकते हैं 5/2। तो आप लोग यहाँ पर देखें कि इसमें जितने भी क्वेश्चन थे बड़ा इजी है, और जो लोग हमारे पार्ट 1 को पार्ट 2 को पहले नहीं देखे थे उसको पहले आप लोग देख सकते हैं। अगर आप उसको देख करके अगर हमारे पास ये एक्सरसाइज अगर हमारे साथ करते हैं तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, एक भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसको जल्दी से नोट करेंगे। तो जिस तरह से आप लोग हमारे साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखे उसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों, क्लियर है। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं। आप लोग को तो पता ही है कि आखिरकार किसी भी मैट्रिक्स में जो अवयव होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, वो आखिरकार कैसे स्थित होते हैं। तो आपको बताया गया था वो दो ही पोजीशन में होते हैं, या तो वो रो की पोजीशन में होते हैं या तो वे कॉलम की पोजीशन में होते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती है, इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती है। यदि इसमें 13 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी, क्लियर है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दे दिया है, या एक क्वेश्चन दिया है जिसमें 24 अवयव हैं, उसकी टोटल कोटि की मतलब संख्या बताएं, और एक क्वेश्चन आपका दिया है कि एक मैट्रिक्स में 13 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती है। यही दो क्वेश्चन है। तो चलिए थोड़ा सा हमारे साथ यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम सबसे पहला बात ये करें कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स के अंदर में अगर हम बात कर लें कि हमारे पास जो है 4 यानी कि 4 अवयव मौजूद है, 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो आखिरकार इसकी कोटि क्या क्या हो सकती है। इससे भी पहले आपको ये बात हम बताए थे कि अवयवों की जो संख्या होती है, एक बात को याद रखिएगा, अवयवों की जो संख्या होती है वो किसके बराबर होती है। तो आप लोग ये बात को जानेंगे कि कोटि के गुणनफल है कि नहीं। आप लोग को ये बात हम बता चुके हैं कि अवयवों की जो संख्या होती है कोटि के गुणनफल के बराबर होती है। तो आप लोगों को अगर कह दे
कि अगर मेरे पास अवयवों की संख्या 4 है, अवयवों की संख्या जो है वो 4 है, तो इसकी कोटि क्या क्या हो सकती है। यानी कि आपको बड़ा मतलब कि थोड़ा सा दिमाग लगा करके यहाँ पर यूज आप कर सकते हैं, आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा 4 अवयव और आपका यहाँ पर फॉर्मूला है कि कोटि के गुणनफल के बराबर होते हैं अवयवों की संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि आप कौन कौन से अंकों का गुना करेंगे ताकि आपको उसका गुणनफल 4 आना चाहिए। तो चलिए सबसे सिंपल तो है कि हम लोग 1 क्रॉस 4 लिख सकते हैं, 1 क्रॉस 4 लिख सकते हैं, या फिर आप इसको 4 क्रॉस 1 भी दे सकते हैं, यानी कि आप इसको अगर गुना करोगे तो 4 ही आएगा। आप यहाँ पर ये भी देख लो कि 4 लाने के लिए आप 2 क्रॉस 2 भी दे सकते हैं। इसके अलावा क्या कोई और भी रास्ते हैं, क्या इसके अलावा कोई और भी रास्ते हैं जिससे आप मतलब यहाँ पर जो आप कोटि लिखे, कोटि को गुना करके यहाँ पर अवयवों की संख्या आप 4 ला सकते हैं। तो नहीं दोस्तों, हमारे पास ये 3 ही रास्ते हैं जहां से हम ये दो संख्याओं को गुना करके 4 ला सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये जवाब हम दे सकते हैं कि यहाँ पर इसकी कुल संभव कोटियां जो है, इस क्वेश्चन में संभव कोटियां जो आपकी है ये क्या हो सकती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसको काउंट कर लीजिए 1 2 3, संभव कोटियां इसकी कितनी है, तो 3 है। तो ये जो मेरा एग्जाम्पल है ये क्वेश्चन को सूट करता है, ठीक है। तो अगर आपसे यहाँ पर कोई कहे कि मेरे पास A बराबर एक मैट्रिक्स है, A बराबर एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर में कुल और कुल 24 अवयव मौजूद हैं, 24 एलिमेंट्स हमारे पास हैं, 24 एलिमेंट्स हैं, तो चलिए आपको ये बता देना है कि इसकी कोटि क्या होगी। तो सबसे पहला चीज आप क्या करोगे, 1 क्रॉस 24, 1 क्रॉस 24 अगर आप करते हो तो यहाँ पर इसका गुणनफल 24 आएगा। या फिर आप 24 क्रॉस 1 कर सकते हो, या तो आप 2 क्रॉस 12 कर लो, या तो 12 क्रॉस 2 कर लो, या तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 8 क्रॉस 3 कर सकते हैं, या 3 क्रॉस 8 कर सकते हैं, 6 क्रॉस 4 कर सकते हैं, या 4 क्रॉस कितना 6 कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप लोग अगर सोच लें तो क्या कोई कुछ और भी हो सकता है क्या, तो हमें लगता है कि इसके अलावा कुछ और आपका नहीं हो सकता। क्लियर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 क्रॉस 24, 24 क्रॉस 1, इस प्रकार से इन सभी संख्याओं का अगर आप गुणनफल करेंगे तो आपको 24 के ही बराबर आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिस मैट्रिक्स में अगर 24 अवयव मौजूद हैं तो उनकी कोटियां आप इतने तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए ठीक है, हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि हमारे पास जो कुल अवयवों यानी कि कह रहा है कि कुल कोटियों की संख्या कितनी है, तो इसको काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्लियर है। इसी तरह से हमारे पास एक क्वेश्चन और दिया गया एंड मतलब और भी दिया गया, इसमें 13 अवयव मौजूद है। तो चलिए आपसे ये पूछा जाएगा कि मेरे पास एक ऐसे मैट्रिक्स है जिसके अंदर में कुल 13 अवयव हैं, तो क्या ये 13 अवयव की कोटियां क्या होगी। तो आप यहाँ पर फिर से जवाब दे सकते हैं कि कौन कौन से संख्याओं को गुना करेंगे ताकि गुना करने पर हमको कितना आ जाए, 13 आ जाए। क्लियर है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं 1 क्रॉस 13, 13 क्रॉस 1। क्या आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, क्या आपके दिमाग में कुछ चल रहा है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि क्या इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है जो मैंने नहीं किया। तो कहने का अर्थ हुआ कि ये मेरा टोटल का टोटल 13 लाने के लिए आप यही दो संख्याओं का यूज करेंगे तभी 13 आ सकता है, इसके अलावा कोई भी आप पूर्ण संख्या का उपयोग नहीं कर सकते। तो हम लोग यहाँ पर इसका जवाब जो है इस तरह से दे सकते हैं कि कुल कोटियों की जो संख्या है, प्रश्न तो यही ना करा है कि कोटियों की संख्या कितनी है, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि इसकी कोटियों की संख्या कितनी है, 2 है। इसकी कोटियों की संख्या कितनी, 8 है। इसकी कोटियों की संख्या कितनी है, तो 3 है। क्लियर है। तो चलिए आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, आप इसको जल्दी से नोट कर ले, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो जिस तरह से आप लोग हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, सेम टू सेम चीज क्वेश्चन नंबर 3 में है। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में कोई ज्यादा का डिफरेंस नहीं है दोस्तों। आप लोग देख रहे थे कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें मेरे पास जो क्वेश्चन में है यहाँ पर कह रहा है कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी। और भी दिया गया है यदि इसमें 5 अवयव हैं तो इसकी कोटियां क्या होगी। तो जस्ट सेम आप लोग यहाँ पर कर सकते हो कि ये बराबर अगर मेरे पास 18 अवयव एक मैट्रिक्स के अंदर में मौजूद हैं तो आप इसकी कोटियां क्या क्या लिख सकते हैं। तो आप सबसे पहले 1 क्रॉस 18, 18 क्रॉस 1, और क्या 2 क्रॉस 9, 9 क्रॉस 2,
6 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 6। अब ये बताइए कि क्या इसके अलावे भी आपके पास कोई रास्ते हैं जिसे दो पूर्ण संख्याओं को हम गुना करके हम 18 ला सकें? तो हमें तो ऐसा कोई नहीं लगता है कि कुछ और भी बचा है। तो आपका ये जो है यही आपका क्या हो गया, आंसर। क्लियर है। आगे की बात हम यहाँ पर करते हैं। तो एक क्वेश्चन और इसमें था कि यदि एक मैट्रिक्स के अंदर में 5 अवयव मौजूद हैं तो आपको ये बताना है कि इसकी कोटियां क्या क्या हो सकती है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि इसकी कोटियां 5 क्रॉस 1 या 1 क्रॉस 5 दे सकते हैं। इसके अलावे और इसकी कोई कोटियां नहीं होगी। क्लियर है दोस्तों। तो यही मेरा यहाँ पर क्या हो गया, आंसर हो गया। तो जल्दी से आप इसको नोट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका टाइप चेंज कर गया। आपको हम इसके बारे में बताए थे। क्या आप लोग जानते हैं कि हम आप लोगों को पहले लेक्चर फर्स्ट में ही आपको डिस्कशन हम किए थे कि आखिरकार हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स का जो होता है सामान्य रूप कैसा होता है। तो हम आप लोगों को बताए थे कि m क्रॉस n कोटि का कोई भी मैट्रिक्स है और उसका सामान्य रूप कैसा होता है। तो जस्ट वो चीज़ जो आपको बताए थे वही चीज़ यहाँ पर हम इसका उपयोग करेंगे। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो प्रश्न ये आपका कह रहा है कि हमारे पास एक 2 क्रॉस 2 आप भी a इज इक्वल टू aij। तो सबसे पहला चीज आप लोग यहाँ पर ये देखोगे कि हम इसका सोल्यूशन यहाँ से करें। दोस्तों आप लोग ढंग से देखेंगे, ढंग से समझेंगे। तो प्रश्न ये कहता है कि मेरे पास a इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर में जो एलिमेंट्स है वो कितने हैं, aij। क्लियर है। और साथ में यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसकी जो कोटि है वो 2 क्रॉस 2 है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो मैट्रिक्स है इसकी कोटि 2 क्रॉस 2 है और इसके अंदर में जितने भी एलिमेंट्स है वो aij के रूप में। तो यहाँ पर ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये बराबर जो मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें ये साफ साफ कह रहा है कि इस मैट्रिक्स में आखिरकार रो जो है वो रो की संख्या 2 है। तो इसमें 2 रो होंगे, R1 होंगे और R2 होंगे। इसमें कॉलम की संख्या भी 2 है। तो आप इसको कह सकते हैं कि इसमें कॉलम की संख्या पहला कॉलम होगा और दूसरा कॉलम होगा। इसी तरह से हमारा जो ये मैट्रिक्स का जो कोटि हो गया, क्या हो गया, 2 क्रॉस 2 कोटि। आपको ये बात बताया गया है कि I जो होता है रो की स्थिति होता है, J जो होता है कॉलम की स्थिति होती है। ये बात आपको बताया गया है। तो आप ये बताओ कि A रो की स्थिति 1 है, कॉलम की स्थिति 1 है। तो आप यहाँ पर कह सकते हो A11, चूंकि ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट। इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया। चूंकि ये एलिमेंट्स जो हम यूज किए हैं ये एलिमेंट्स सेकेंड रो में है, फर्स्ट कॉलम में। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ये सेकेंड रो है और सेकेंड कॉलम है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बराबर मेरे पास एक मैट्रिक्स है जो कि 2 क्रॉस 2 कोटि का है। आपको हो सकता है कि क्वेश्चन जो है 3 क्रॉस 3 का दे दे, 2 क्रॉस 3 का दे दे, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको सिंपल वे में ये समझ लेना है कि आखिरकार रो की संख्या कितनी है, कोटि की संख्या, कॉलम की संख्या कितनी है। आपको उस तरह का यहाँ पर बना लेना है और उस मैट्रिक्स का सबसे पहले सामान्य रूप जो उसका होता है आप इस प्रकार से उसको कर लेंगे। इतना करने के बाद हम इस क्वेश्चन को बड़ा इजी में बना सकते हैं। आप लोग देखिएगा यहाँ पर कि अगर हम डिस्कशन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अवयव aij, एलिमेंट्स aij जो है ये i प्लस j का होल स्क्वायर और बटा 2 दिया गया है दोस्तों। तो इसी पर हम लोग क्या करेंगे, इन चारों डिजिट का वैल्यू को निकालेंगे और निकाल करके फिर पुनः उसी जगह पर रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहला नंबर कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। इसमें आप देख रहे हो 1 2 3 4, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। 4 एलिमेंट्स का वैल्यू आपको निकालना है और निकालना भी इसी प्रकार से। ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले A11 का। तो A11 का अगर निकालेंगे तो बताओ कि I के जगह पर 1, J के जगह पर 1 है। तो अगर आप यहाँ पर रखोगे 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 2, तो आप खुद बता दो कि 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 बटा 2 और काटेंगे तो 2 मेरे पास आ ही जाएगा। ये बात क्लियर है। आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे A12 का वैल्यू। तो बता दो कि 1 I के जगह पर 1 है, J के जगह पर मेरे पास 2 दिया गया है, इतना का होल स्क्वायर बटा 2, यानी कि आप कह सकते हैं 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2। आगे का डिजिट मेरे पास है दोस्तों A21 का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो यहाँ पर हो जाएगा I के जगह पर 2
और जे के जगह पर आपका 1 हो गया, इतना का होल स्क्वायर बटा 2, यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 9 बटा 2, इसका भी आप कर सकते हो। एक डिजिट और मेरे पास बचा है जो कि A22 है। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ से A22 का अगर वैल्यू निकालें तो आप क्या कहेंगे? A22 का अगर वैल्यू हम निकालेंगे तो मेरे पास जो हो जाएगा I के जगह पर V2 और J के जगह पर V2 कितना का होल स्क्वायर बटा 2, यानी कि यहाँ पर हम लोग ये समझ जाएंगे कि A22 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16/2, 16/2 इज इक्वल टू 8। ये बात आपका क्लियर है। तो हमने क्या किया, एक बार फिर से गौर करेंगे, क्योंकि आप अगर इस क्वेश्चन को देख लेंगे तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके पास आएंगे उन सभी क्वेश्चन को आप लोग आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि मेरे पास एक मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स के अंदर में जो एलिमेंट्स हैं वो Aij के रूप में होते हैं, और यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि आपका जो मैट्रिक्स होना चाहिए वो कितना कोटि का होना चाहिए। तो प्रश्न में साफ साफ लिख दिया है कि ये जो कोटि इसका है कितना है, 2x2। हम आपको ये भी बात बता रहे हैं कि हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हों जिनकी कोटि 2x3, 3x2, 4x3, यानी कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जितना दिया है वहां पर ऐसा लिख दिया। इससे ये पता चलता है कि हमें कितना क्रॉस कितना कोटि का क्या बनाना है, एक मैट्रिक्स बनाना है। तो आपको यहाँ पर पता है कि ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, इसमें 2 रो की संख्या है, 2 रो लिए, 2 कॉलम की संख्या है, 2 कॉलम लिए C1 और C2, और उसके बाद यहाँ पर जो इसका सामान्य रूप है उस सामान्य रूप को यहाँ पर हम इसको क्या किए, लिख दिए। लिखने के बाद इसके अंदर में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स का हम यहाँ से क्या करें, फर्स्ट नंबर में कह रहे हैं कि एलिमेंट्स जो हैं वो इस प्रकार से परिभाषित हैं, और इसी प्रकार से हम इन सभी एलिमेंट्स का क्या किए, वैल्यू निकालिए। वैल्यू निकालने के बाद आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं कि जो मेरा मैट्रिक्स आ गया वो क्या आ गया। जरा दोस्तों देखेंगे मेरे पास A11 है, तो क्या A11 का वैल्यू हम कितना निकाले, तो 2 निकाले। A12 का वैल्यू कितना निकाले, 9/2। A21 का वैल्यू कितना है, तो 9/2। इसी प्रकार से A22 का वैल्यू कितना है, तो 8। तो मेरे पास ये 2x2 कोटि का व्यू निकल गया, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपको ये आशा करते हैं कि ये बात अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और आगे भी आप इसी तरह से अच्छे से समझते रहेंगे। सेकंड थर्ड जो भी क्वेश्चन है इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं, इसको नोट करें। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग देखेंगे कि सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है आखिरकार है क्या। तो आप लोग देखेंगे कि इसी तरह से Aij इज इक्वल टू I बटा J है। तो हम लोग को फिर से वही काम करना पड़ेगा जिस तरह से आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखे थे, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे कि ये बराबर मेरे पास जो मैट्रिक्स था उसमें हम लोग का A11 था, तो A11 का वैल्यू निकालेंगे। तो क्या होगा, I के जगह पर 1, J के जगह पर 1, तो 1/1 इज इक्वल टू 1 आप कर सकते हो। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं A12 का वैल्यू, तो I के स्थान पर 1 और J के स्थान पर आप 2 रख सकते हैं। इसी तरह से A13 का अगर वैल्यू हम निकालें तो I के जगह पर 1 और J के A13 तो था नहीं, उसमें तो A21 था, है कि नहीं। तो A21 का वैल्यू निकालेंगे तो आपका पता चल गया कि I के जगह पर आप 2 दे सकते हैं, J के जगह पर आप 1 दे सकते हैं, तो आपका वैल्यू यहाँ पर 2 आ सकता है। इसी तरह से एक और डिजिट था जो कि A22 था, तो I के जगह पर 2 रखेंगे, J के जगह पर 2 रखेंगे, वैल्यू कितना आ गया, 1। तो आपको पता हो रहा होगा कि मेरे पास इसमें भी जो है उस मैट्रिक्स में 4 डिजिट निकालने थे, चारों डिजिट इस प्रकार से निकालिए, यानी कि जो मेरा आंसर हो गया A इज इक्वल टू आप कर सकते हो 1, 1/2, 2 और 1, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो दोस्तों आप जिस तरह से सेकंड को देखें उसी तरह से आप थर्ड को भी सोल्व कर सकते हैं। आप लोग इसे सोल्व कर लेंगे। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों जिस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखे थे उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। डिफरेंस इतना है कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपका कोटि जो था 2x2 था, इसमें कोटि 3x4 है। मैं पहले भी ये बात कर चुका हूं कि कोटि आपका कुछ भी हो सकता है, उसी के अनुसार से सबसे पहले उस मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म को लिखिए। जनरल फॉर्म को लिखने के बाद उसके अंदर में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स के वैल्यू को आप इस प्रकार से निकालें और फिर उसमें प्रेजेंट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए ठीक है, हम डिस्कशन यहाँ पर कर लेते हैं कि मेरे पास A इज इक्वल टू एक ऐसा मैट्रिक्स चाहिए जिसमें रो की संख्या 3 हो, कॉलम की संख्या 4 हो, चूंकि कोटि जो है 3x4 का है दोस्तों। तो ठीक है, हम यहाँ पर ये इसका जो सामान्य रूप है हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। आप ये बताइए कि रो की संख्या 3 है तो लिख सकते हैं R1, R2, R3, इसमें रो की संख्या 3 होगी,
कॉलम की संख्या 4 है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं C1, C2, C3 और C4। और करना क्या है, तो करना क्या है, डायरेक्ट इसका क्या करेंगे, जनरल फॉर्म को लिखेंगे। जनरल फॉर्म को लिखे तो इसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे A11, कारण कि पहला रो पहला कॉलम में है, A12, A13, A14। आप जब इसमें आओगे तो लिखोगे रो की स्थिति जो 2 है तो रो की स्थिति 2 21 हो जाएगा, A22, A23, A24। यहाँ पर भी आप लिख सकते हो A31, A32, A33 और A34। तो आपका यहाँ से ये पता चल रहा है कि इस मैट्रिक्स का हमने सामान्य रूप को लिख दिया, 3x4 को टीका लिख दिया। अब यहाँ पर हमको करना ज़्यादा तो कुछ है नहीं दोस्तों, आप लोग यहाँ से क्या करेंगे कि इसके अंदर में कुल 12 डिजिट हैं, इन 12 डिजिट का मान आपको निकालना है इसके अनुसार, और फिर उसके जगह पर उसको आप रखेंगे, आपका आंसर जरूर आएगा। तो चलिए देखते हैं कि मेरे पास आखिरकार ये है क्या चीज़। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट को ही सॉल्यूशन कर रहे हैं, और आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि मेरे पास जो है aij इज इक्वल टू 1/2 मॉड -3i प्लस। आप लोग को ये चीज़ पता होना चाहिए कि ये जो चिन्ह आपका है ये चिन्ह मॉड का होता है दोस्तों। मॉड जो होता है ये हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू को देता है, निगेटिव वैल्यू भी अगर कुछ है तो उसको पॉजिटिव बना करके देता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका क्लास 11th के बेसिक में पढ़ना था। तो चलिए ठीक है, हम यहाँ से बात कर लेते हैं सबसे पहले A11 के वैल्यू का। तो A11 का मान अगर मेरे पास अगर देखा जाए तो आप यहाँ पर कर सकते हैं 1/2 हाफ, और इंटू में आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं -3i प्लस j है तो -3 मल्टीप्लाई। बताइएगा कि ए जो पहला स्थान पर है आप इसको क्या कर सकते हो y, दूसरा स्थान पर इसको क्या कर सकते हो j। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर आप रखेंगे -3, i के जगह पर आप 1 रखेंगे, और प्लस जो यहाँ पर j है, j के जगह पर आप रख सकते हैं 1। तो आखिरकार क्या होगा, तो 1/2 मल्टीप्लाई। चलिए देखते हैं, तो इसके अंदर में आपका -3 मल्टीप्लाई 1 करने पर -3 प्लस 1 करने पर -2। और ये बात आपको बताए थे कि मॉड के अंदर में अगर निगेटिव होता है फिर भी उसे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, और जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव होगा ही होगा। तो चलिए ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पर कि 1/2 मल्टीप्लाई पॉजिटिव 2 कैंसिल, आपका वैल्यू यहाँ पर 1 आ चुका है। तो इसी प्रकार से हम करेंगे क्या, इसके अंदर में कुल 9 डिजिट है, कुल 9 डिजिट के वैल्यू को हम यहाँ से निकालेंगे और निकाल करके देखेंगे। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं A12 का। तो A12 का वैल्यू क्या होगा, आप लोग डायरेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपका आएगा 1/2 मॉड मल्टीप्लाई में मॉड होगा, और यहाँ पर जरा सोचो कि i के जगह पर 1 और j के जगह पर 2 रखे तो आप लोग अगर देखेंगे तो आपका -1 आएगा मॉड के अंदर में, जो कि इसका वैल्यू 1/2 हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरह से हम A13 का वैल्यू को देखते हैं तो 1/2 मल्टीप्लाई मॉड के अंदर में i के जगह पर अगर आप 1 रखेंगे, j के जगह पर 3 रखेंगे तो आपका वैल्यू 0 हो जाएगा, और पूरा मल्टीप्लाई करने पर 0 होगा। इसी तरह से आप लोग अगर देखोगे तो A14 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो A14 का वैल्यू हो जाएगा हाफ इंटू मल्टीप्लाई, जरा देख लो कि -3i के जगह पर 1 रखोगे तो -3, और प्लस j के जगह पर 4 रखोगे तो यहाँ पर आपका वैल्यू +1 आएगा, और मॉड से बाहर भी करेंगे तो प्लस ही रहेगा, यानी कि इसका वैल्यू 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा A21 का वैल्यू, चूंकि आप यहाँ पर इन सभी का वैल्यू को निकाल चुके हैं, और आपको करना क्या है, तो इन सभी का वैल्यू को आपको निकाल करके यहाँ पर लिखना पड़ेगा। क्लियर है। तो चलिए A21 का वैल्यू को अगर हम देखें तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई। चलिए बात कर लेते हैं कि A21 का वैल्यू क्या होगा। तो बताओ कि i के जगह पर अगर 1 रखेंगे तो आपका हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई टू -6 j के जगह पर आपका वैल्यू 1 रखा जाएगा तो -6 और +1 करने पर -5, और मॉड के अंदर में अगर आप -5 लिखेंगे तो बाहर मेरा +5 आएगा, +5 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 ही आएगा। आगे की बात यहाँ पर करते हैं, हम वैल्यू निकालते हैं A22 का। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई, चलिए बताइए i के जगह पर 2 j के जगह पर 2 रखने पर क्या होगा, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा -6 और +4 करेंगे तो -4 बचेगा। -4 को आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, -4 लिख सकते हैं, -4 को आप +4 ही यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए 4/2 का वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरह से हम A23 का वैल्यू निकालेंगे। A23 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, तो हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई, और यहाँ पर कितना रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं तो हो जाएगा -6 +3 का वैल्यू -3 और -3 का वैल्यू
प्लस 3/2 आप यहाँ पर कहेंगे। इसी तरह से आगे की बात हम यहाँ पर करते हैं, तो क्या है हमारे पास a24 का वैल्यू आएगा क्या, इसके बारे में देखेंगे। a24 इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई, बताओ कि आई की जगह पर अगर आप 2 रखते हैं तो -6 और प्लस j की जगह पर 4 रखेंगे तो -2, और -2 को अगर मॉड से बाहर करोगे तो +2 आएगा, और 2 कैंसिल करने पर आपका 1 आ जाएगा। यहाँ से बात करते हैं, अब इसका तो पूरा का पूरा वैल्यू आप लोग निकाल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि तीसरा रो में जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सभी एलिमेंट्स का हम वैल्यू निकालने वाले हैं। तो लास्ट में मेरे पास a31 आएगा, तो i की जगह पर आप अगर 3 रखेंगे तो -9 प्लस 1 करने पर -8, और -8 करने पर हमारे पास +8 मोड से बाहर निकल के आएगा, इसका वैल्यू हमारे पास 4 हो जाएगा। इसी तरह से a32 का वैल्यू निकालेंगे, हाफ मल्टीप्लाई मॉड, बताइए -9 प्लस 2 करने पर हो जाएगा -7, जो कि मॉड से बाहर आकर के हो जाएगा 7/2। इसी तरह से आप a33 का वैल्यू निकाल सकते हैं। a33 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई मॉड के अंदर में आप देख सकते हैं -9 प्लस 3 करेंगे तो -6 बचेगा, जो कि मॉड से बाहर करेंगे तो +6 हो जाएगा, और अगर आप इसे काटेंगे तो 3 वैल्यू आएगा। एक सबसे लास्ट जो डिजिट मेरा है a34 है, a34 को भी अगर निकालते हैं तो मेरे पास वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 रखेंगे -9 प्लस 4 करने पर -5 को रूट से मॉड से बाहर करोगे तो +5 आएगा, और +5 का वैल्यू आप 5/2 कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि इसके अंदर में कुल 12 डिजिट थे, कुल 12 डिजिट का हमने यहाँ पर वैल्यू निकाला, और वापस क्या करना है कि उन सभी डिजिट को आपको इस जगह पर पुनः रख देना है, और ऐसा करने पर आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको नोट करेंगे, और नोट करके यहाँ पर इसको हम लिख ही देते हैं। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग हमारा आंसर क्या आएगा। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि मेरा आंसर जो आएगा डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू, बताइएगा कि a11 का वैल्यू क्या था, तो a11 का वैल्यू मैंने 1 निकाला, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। इसी तरह से a12 का वैल्यू 1/2, यहाँ पर a13 का वैल्यू 0, यहाँ पर फिर 1/2 आ जाएगा। इसी तरह से हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, a21 का वैल्यू कितना, तो a21 का वैल्यू जो है आपका 5/2 आएगा। उसके बाद a22 का वैल्यू जो है 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पर वैल्यू 3/2 आएगा। इसके बाद का वैल्यू अगर देखा जाए तो 1 आएगा, और फिर तीसरा रो में अगर हम लोग चलेंगे तो तीसरा रो में हमारे पास जो है a31 का वैल्यू जो है 4 होगा, यहाँ का वैल्यू 7/2 होगा, और यहाँ का वैल्यू 3 हो जाएगा, और इसी तरह से मेरा 5/2 हो जाएगा, जो कि हमारे पास ये मैट्रिक्स निकल के आ गया दोस्तों। तो कहने का अर्थ हुआ कि इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं होता है, उसका क्या करना है, सामान्य रूप को निकालना है। प्रत्येक डिजिट को जिस प्रकार से परिभाषित है अवयव उस पर रखेंगे, और कुल अवयवों का वैल्यू निकालेंगे, निकालने के बाद पुनः उस मैट्रिक्स में रखेंगे, मेरा वैल्यू का आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो जिस तरह से आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखें उसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर सेकंड को बनाएंगे तो आपका आंसर आएगा। आप इसको नोट करिए। तो आप लोगों के साथ हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 पर डिस्कशन करने के लिए आ गए हैं। आप लोग इसको गौर से देखिएगा, बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मानों को ज्ञात करें। आप लोग समझेंगे इस बात को कि इसका वैल्यू आखिरकार कैसे निकाला जाएगा। तो सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर दिया गया 4,3x5 इज इक्वल टू yz15। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग समझिएगा कि ये मेरे पास जो मैट्रिक्स है इसे हम लोग इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं, समान आव्यूह कहते हैं। तो समान आव्यूह क्या होता है कि जब कोई भी एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए और उसकी कोटियां भी सेम ही होंगी तो क्या होता है कि वो अपने स्थान वाले के साथ इक्वल हो जाता है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो प्रश्न तो साफ साफ कर रहा है ना कि हमको x y z का वैल्यू चाहिए। तो क्लियर है, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि y का जो वैल्यू है 4 के इक्वल हो चुका है, z का जो वैल्यू है वो 3 के इक्वल हो चुका है, और यहाँ पर जो आपका x का वैल्यू दिख रहा है ये 1 के इक्वल है, और 5 तो 5 आपस में इक्वल है, इसका तो मान ही नहीं निकालना है। तो बड़ा इजी चीज है, यहाँ पर आप कह सकते हैं x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 4, z का वैल्यू 3, ये आपका आंसर हो चुका है। आगे की अगर बात करें तो हम क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड नंबर आखिरकार है क्या। तो आप लोग देखेंगे कि सेकंड नंबर क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करें तो क्या आपको लग रहा है यहाँ पर कि क्या हम इसको इससे कंपेरिजन अगर करें तो क्या आपको लगा कि यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो चुका है दोस्तों, तो 6 हो चुका है, और इसको हम इक्वेशन क्या करते हैं, फर्स्ट मानते हैं। आप लोग यहाँ पर ये देख लो कि इसको हम लोग अगर इससे कंपेरिजन कर लें यानी कि x प्लस वाई
इज इक्वल एक्स बाई इज इक्वल टू कितना कर लें 8 कर लें और यहाँ से आपको एक्स वाई जेड तीनों चीज का मान चाहिए। तो यहाँ से क्या कर लो कि एक्स का वैल्यू या बाई का वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो। अगर हम एक्स का वैल्यू निकालें तो 8 बटा बाई हो जाएगा, इसको हम इक्वेशन सेकेंड मानते हैं। और थर्ड जो इक्वेशन आपका है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि बाई प्लस जेड, यहाँ पर आप देखिए कि बाई प्लस जेड जो है ये 5 के इक्वल है। अगर इसको हम इक्वल अगर कर दें तो क्या हो सकता है, तो यहाँ पर आप लिख लो कि 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। अगर हम यहाँ से जेड का वैल्यू निकालें तो ये 5 इधर से इधर अगर आपका जाएगा तो आप देख सकते हैं कि 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो जेड का वैल्यू हमने 0 निकाल लिया। अब करना ज्यादा कुछ नहीं है, आपको बस इसे सोल्व कर लेना इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को। हम क्या कर सकते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर आप रख सकते हैं, लिख सकते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए ऐसा हम ये काम करने जा रहे हैं। तो अगर हम ये काम करते हैं तो होता क्या है दोस्तों, बताओ कि x का वैल्यू 8 बटा बाई, x के जगह पर आप 8 बटा बाई रख सकते हो, प्लस बाई है इज इक्वल टू 6 है। तो क्या होगा कि यहाँ पर अगर आप एलसीएम लेते हो तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका बाई। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं 8 प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे तो लिखेंगे बाई स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 4 बाई मल्टीप्लाई 6, तो यहाँ पर आप 6 बाई को हो गए। तो इसलिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मेरे पास जो आ चुका है बाई स्क्वायर, 6 बाई को आप इधर से इधर लाओगे तो माइनस 6 बाई हो जाएगा और प्लस 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो मेरा यहाँ से x का वैल्यू और y का वैल्यू निकल करके आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए ठीक है, आप इसको नोट कर ही लिए होंगे, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं और अब इसका सोल्यूशन को आप लोग देखेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग 10 क्लास में ही पढ़े होंगे, प्रैक्टिस होगा आप लोगों का। अब यहाँ पर आप सोल्व कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है बाई स्क्वायर माइनस 6 बाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0। आप बताओ कि इसको कितना कितना में तोड़ दें। तो आप लोग इसका गुणनखंड करने के लिए जानते थे, बाई स्क्वायर माइनस 4 बाई और माइनस में यहाँ पर हो जाएगा कितना 2 बाई और आगे हमारे पास है प्लस 8 इज इक्वल टू 0। आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, बाई इसमें कॉमन हो जाएगा, इसमें भी हमारे पास माइनस 2 कॉमन हो जाएगा, आप कॉमन ले सकते हैं। अगर हम यहाँ से बाई कॉमन लिए तो आपके पास बाई माइनस 4 बचेगा और अगर आपका यहाँ से माइनस 2 कॉमन होगा तो बाई माइनस 4 बचेगा इज इक्वल टू 0। आप दोनों से क्या कर सकते हो, बाई माइनस 4 कॉमन ले सकते हो और बाई माइनस 2 यहाँ पर बचेगा इज इक्वल टू 0। तो आपके पास बाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 0 से अगर आप कंपेयर करोगे तो बाई इज इक्वल टू 4 आ चुका है और इसी तरह से बाई माइनस 2 इज इक्वल टू अगर आप 0 करते हो तो बाई का वैल्यू कितना आ चुका है 2। तो जिस तरह से आपका यहाँ पर बाई का 2 वैल्यू आया उसी प्रकार से आप यहाँ से x का भी 2 वैल्यू निकाल सकते हैं। जरा सोचो कि बाई का वैल्यू अगर मेरे पास 2 है तो x का वैल्यू क्या हो सकता है। आप यहाँ पर चल सकते हैं इक्वेशन सेकेंड में। तो इक्वेशन सेकेंड क्या था, x बराबर 8 बटा बाई। तो यहाँ पर आप वैल्यू को रखेंगे तो हो जाएगा 8 बटा बाई के जगह पर 4 रखेंगे तो वैल्यू कितना आपका हो जाएगा 2। तो हम ये एक आंसर बता सकते हैं कि बाई का वैल्यू 4 रखने पर x का वैल्यू 2 आता है और अगर बाई का वैल्यू हम 2 यहाँ पर मान लें तो x का वैल्यू कितना आएगा। तो आप x का वैल्यू कर सकते हो 8 बटा बाई। 8 बटा बाई का मतलब हो गया 8 बटा बाई की जगह पर 2, यानी कि इसका वैल्यू जो आ गया आपका 4 आ चुका है दोस्तों। तो आप इसको जल्दी से नोट करेंगे। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे तो इसको नोट करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि x प्लस बाई प्लस जेड जो मेरा है ये पहला एलिमेंट्स इसका है, तो इसका कंपेरिजन हम लोग 9 के साथ करेंगे। x प्लस जेड का कंपेरिजन 5 के साथ करेंगे और बाई प्लस जेड का कंपेरिजन 7 के साथ करेंगे और यहाँ से हम लोग x बाई जेड का वैल्यू को निकाल लेंगे। क्लियर है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहला नंबर कि x प्लस बाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना। तो x प्लस बाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। x प्लस जेड इज इक्वल टू वैल्यू कितना है तो हम लोग इसका वैल्यू को 5 मानेंगे, इक्वेशन सेकंड हो गया। और तीसरा हो गया बाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7, इक्वेशन थर्ड हो गया। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसको समझ सकते हैं। इस इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाएगा आप लोग देख लो कि x और z यहाँ पर है तो x और z का वैल्यू को हम लोग 5 समझ ही रहे हैं। तो आप ये बताइए कि इक्वेशन फर्स्ट में x और z दोनों के जगह पर
अगर हम इसका वैल्यू को 5 पुट कर दें तो क्या y का मान आ जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका वैल्यू जो है आ जाएगा। हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि चूंकि x प्लस जेड का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बताओ कि यहाँ पर अगर हम समीकरण 1 में रखते हैं तो मेरे पास क्या होता है? तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि x और z जो दोनों जगह है, इसके जगह पर हम लोग 5 वैल्यू जानते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 प्लस y इज इक्वल टू 9। तो y का वैल्यू अगर देखेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, इसलिए y इज इक्वल टू 4। एक आंसर मेरे पास यहाँ पर आ गया दोस्तों। आगे की ओर अगर हम चले तो आप बताओ कि y का वैल्यू आप अगर इक्वेशन 3 में रखेंगे तो क्या z का वैल्यू आ जाएगा? तो बिल्कुल आ जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या आ सकता है? तो मेरे पास यहाँ से वैल्यू निकल के आ सकता है दोस्तों। आप लोग रख करके देख लीजिए, y की जगह पर क्या रखेंगे? 4 रखेंगे, तो 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 7, इसलिए z इज इक्वल टू 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। मेरा आंसर जो है वो 3 आ चुका है। आप ये बताइए कि आपका वैल्यू y का वैल्यू निकल चुका है, z का वैल्यू निकल चुका है, तो क्या x का वैल्यू नहीं निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है। आप जो ये z का मान लाए, आप इस मान को इक्वेशन 2 में रखिए, आपका वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। तो रख लीजिए, लिखेंगे कि z का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो बताइए कि जब हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो सकता है? बड़ा सिंपल चीज है। आप लोग रखेंगे तो x के जगह पर, z के जगह पर, यानी कि x का वैल्यू निकाला है तो z के जगह पर रखेंगे, z के जगह पर आप कितना रखेंगे? 3। तो आप ये बताइए कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो x का वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये मेरा आंसर आ चुका है। तो आप लोग देखिए कि क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा इजी क्वेश्चन था। ये सभी क्वेश्चन बड़ा आसानी ढंग से सोल्व हो गया। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे, 7 नंबर अच्छे से समझेंगे, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए और आगे का क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। तो आप लोग हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 6 तक देखे, आगे की वीडियो का आप लोग हमारा इंतजार कीजिएगा। अब आगे के क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तो आप लोगों को अगर हमारे क्लास अच्छे लगे हों, हमारे द्वारा पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन को आप लोग अगर समझ गए होंगे, तो बिंदास होकर के चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और आगे के वीडियोस का डिमांड करें। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपको कौन से चैप्टर में ज़्यादा परेशानी हो रही है। मैं प्रयास करूंगा कि मैं उस चैप्टर का वीडियोस आपके लिए जरूर लेकर के आऊँ।